हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उनकी बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करती हैं। ऐसी ही प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब दो टर्म्स यहाँ पे बहुत कॉमनली हम लोग यूज करने वाले हैं, एक है अलोंग द पीरियड और दूसरा है डाउन द ग्रुप। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बेसिक्स अबाउट द पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल डिविजन्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको बोलते हैं पीरियड्स। और जितने जो 18 1 to 18 डिविजन्स होते हैं वर्टिकल, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। इसलिए अब जहां भी आपको ये राइट साइड वाला एरो दिखाई देगा, दिस स्टैंड्स फॉर अलोंग द पीरियड, और जहां डाउनवर्ड्स वाला एरो दिखेगा इसको बोलेंगे डाउन द ग्रुप। तो हो सकता है कई जगह पे सिर्फ एरोस से मैं रिप्रेजेंट करूं, बट वर्ड्स ये वाले बोले जाएंगे, तो यू हैव टू नो राइट साइड मतलब अलोंग द पीरियड और वर्टिकल मतलब डाउन द ग्रुप। अब क्लास 11 एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पे ये चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दे रखी हैं जिनकी ट्रेंड्स की वेरिएशन की बात की गई है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन हम लोग इस वीडियो में इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बिकॉज ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो कि उनके ट्रेंड कैसे रहते हैं, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या वेरिएशन रहता है। तो इन एडिशन टू दीज फोर हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो लास्ट वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाई देते हैं, दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि लास्ट वाला शेल ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, जो बेसिक सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 282। अब इसके लास्ट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। अब हमें बात करनी है वेरिएशन की डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो पहले डिस्कस करते हैं अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से चेंज होते हैं। देखो, राइट जाने का मतलब हम सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट हैं। सपोज ये है ग्रुप नंबर 1, आगे बढ़े ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 या 13 14 15 16 17 18। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, ग्रुप नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और अगर आपको याद होगा तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप नंबर गिव्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस, ग्रुप नंबर 1 जो होता है, वहां जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 2 आएगा, ऑल द एलिमेंट्स विल हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 13 वाले में ऑल विल हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। यू नीड टू रिमेंबर दिस। और अगर हम वर्टिकली बात करते हैं डाउन द ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप आप पकड़ो, सपोज ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में आप टॉप टू बॉटम जाओ, सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसी मान लो ग्रुप नंबर 2 की हम बात करें, आप टॉप टू बॉटम अगर जाते हो तो सभी के पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को ले सकते हैं, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम किसी भी एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। मान लो ग्रुप नंबर 1 है, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, सभी के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 2 के किसी भी एलिमेंट की आप बात कर लो, डाउन द ग्रुप जाओ, ऑल विल हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। तो किसी भी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, लेकिन पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो 1 to 8 इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे वैलेंसी की। तो वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब प्रॉब्लम ये है, इस डेफिनेशन से बहुत कुछ क्लियर नहीं होता, तो वी हैव अनदर डेफिनेशन फॉर इट। It is the number of electrons gained or lost or shared by an element to complete its octet। देखो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एक जनरल रूल है कि जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, यानी कि लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एलिमेंट स्टेबल होगा। अब हर एक एलिमेंट के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो एलिमेंट कितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या गेन करे या शेयर करे, फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं,
चाहे वो गेनिंग की फॉर्म में हो या लूजिंग की फॉर्म में हो या शेयरिंग की फॉर्म में हो, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंसी। अब ये जो वैलेंसी होती है ये डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही था, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये इनका वेरिएशन क्या रहता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, ये हमेशा 1 to 8 तक बढ़ते हैं ना। फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 एंड सो ऑन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूअसली 1 to 8 इंक्रीज करते हैं। अब वैलेंसी भी इन्हीं पर डिपेंड करती है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2, 3 और 4, वैलेंसी इज द सेम। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से बढ़ जाते हैं, यानी कि 5, 6, 7 या 8 हो जाते हैं, इन दैट केस 8 में से इन नंबर्स को माइनस करना पड़ता है। तो 8 minus 5 3, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1 एंड 8 minus 8 विल बी 0। तो वैलेंसी जो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, और कैसे चेंज हो रही है, पहले 1 to 4 तक बढ़ रही है, उसके बाद 3 to 1 0 अप टू 0 वो डिक्रीज हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं वेरिएशन की। तो अलोंग द पीरियड तो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, वैलेंसी सेम रहेगी। आगे बढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5 6 7 एंड 8, लेकिन वैलेंसी डिक्रीज होने लगती है, इट विल बी 3 to 1 0। तो वेरिएशन क्या है, फर्स्ट इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन इट डिक्रीजेस अप टू 0। अब डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो किसी भी ग्रुप में, लाइक फर्स्ट ग्रुप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, तो वैलेंसी विल बी 1। किसी और ग्रुप को लेते हैं, मान लो सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2, देयरफॉर वैलेंसी विल आल्सो बी 2, क्योंकि वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। जब डाउन द ग्रुप जाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हैं, तो वैलेंसी भी कांस्टेंट ही होगी। सो दिस इज द वेरिएशन। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज साइज। अब जो एटम है, एटम के साइज को उसके रेडियस की टर्म्स में मेजर किया जाता है। बेसिकली जो रेडियस है वो दो टाइप्स की होती है, एक को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस और दूसरी होती है आयनिक रेडियस। सेम भी कह सकते हैं और अलग भी होते हैं ये एक दूसरे से। तो अब समझ लेते हैं पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ये कोवेलेंट रेडियस हो सकती है और ये मेटालिक रेडियस या मेटालिक रेडियस भी हो सकती है। तो जब हम कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, यानी कि वी आर डीलिंग विद कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, तो आपको पता होगा, दीज आर फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल। तो जहां भी हम नॉन मेटल्स के रेडियस को डिफाइन करते हैं, वहां पे हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है Cl2, Cl2 में क्या होगा, दो एटम्स आपस में जुड़े होंगे क्लोरीन। तो एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसका हम लोग कर देंगे हाफ, तो ये हमको मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, तो हम न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। अब एटम्स इतने बड़े तो है नहीं कि हम स्केल लेके उसको मेजर कर लें, तो दिस इज द ओनली वे, बाय एक्स-रे डिफ्रेक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स लगा करके हम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस का तो पता लगा लेते हैं। तो उस डिस्टेंस का फिर आधा किया जाता है टू फाइंड आउट द रेडियस। नेक्स्ट आता है मेटालिक रेडियस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मेटालिक रेडियस इज रिलेटेड टू मेटल। नाउ वी नो मेटल्स आर सॉलिड्स, और सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर एटम्स और पार्टिकल्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड। तो आप कोई भी मेटल लेकर के चलो, उस मेटल में क्या होगा कि जो उसके एटम्स है बहुत ही क्लोजली और टाइटली पैक्ड होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम। अब सोडियम मेटल है, उसके एटम्स बिल्कुल इसी तरीके से पैक्ड हैं। तो अब रेडियस का कैसे पता लगाएं, अगेन सिंगल एटम को अलग नहीं कर सकते, स्केल लेकर मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ भी हम एक्स-रे टेक्निक वगैरह लगाते हैं। तो सेम वही, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो उसका हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मेटालिक रेडियस। क्लियर। तो बस जहाँ पे नॉन मेटल्स हैं वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो वहां उस रेडियस को कोवेलेंट रेडियस बोल देंगे, और जहाँ मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होंगे, वहां उस रेडियस को हम लोग मेटालिक रेडियस बोल देंगे। और जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो लगभग सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनिक रेडियस। ये भी नाम से समझ में तो आ ही रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू आयंस। अब आयंस हमारे पास दो होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। केटायंस कैसे फॉर्म होते हैं, तो ऑलरेडी नो, दे आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं। और जो एनायंस हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव वाले आयंस होते हैं। अब जब हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक दूसरे को सराउंड करते हैं। तो ये मान लेते हैं क्रिस्टल लैटिस है।
कोई आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से वो एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं। तो यहाँ आयनिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसे यहाँ पर हमने किया था, बस फर्क क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग आयन है, एक कैटायन और एक एनायन, उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैन बी मेजर्ड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, और जब दो के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा तो वहां से हमको आयनिक रेडियस मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इसके वेरिएशन की अलोंग द पीरियड एंड डाउन द। तो अलोंग द पीरियड जो साइज होता है वो एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, कोवेलेंट हो या मेटालिक हो, अलोंग द पीरियड साइज हमेशा डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज ऑलवेज इंक्रीजेस, और इसका रीजन क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। अब इन रीजंस को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, बेसिक वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2H2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12, और प्रोटॉन्स भी इसके पास हैं 12। ठीक, तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये 12 प्रोटॉन्स को हमने शो कर दिया। इसके बाहर शेल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब मान लेते हैं एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1 है, टोटल क्योंकि 12 प्रोटॉन्स हैं उसके पास, तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू +12। उसी +12 को हमने न्यूक्लियस में शो कर दिया। अब ये जो एक्चुअल चार्ज होता है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मिलके जितना भी एग्जिबिट करते हैं अट्रैक्शन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियस का टोटल चार्ज है जो वो एग्जिबिट कर सकता है। अब होगा क्या? ये न्यूक्लियस है, मान लो इसने अपना +12 का चार्ज बाहर भेज दिया सबके पास, सारी शेल के पास, या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबके पास। तो फर्स्ट वाली शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, अगर रिपल्शन को रोका नहीं तो एटम क्या हो जाएगा? वो अनस्टेबल हो सकता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्स्ट वाली शेल में, इनके रिपल्शन को रोकना जरूरी है। अब रोकेगा कौन? उसके लिए हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियस है, जो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिव है, वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को रोक सकते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं टोटल जो +12 का चार्ज न्यूक्लियस ने बाहर भेजा, उसका 1 यूनिट खर्च हो गया इन दोनों के रिपल्शन को रोकने में। तो जो सेकंड वाली शेल है वहां कितना पहुंचेगा? वहां पर जाएगा +11 का चार्ज। अब सेकंड शेल में भी देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव। अगेन उन सब में कहीं ना कहीं रिपल्शन हो रहा होगा। तो फिर से मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज गया था +11, इसका 1 यूनिट फिर से कंज्यूम हो गया उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शन को रोकने में। तो बाहर वाली शेल तक कितना पहुंचा? लेटर से बाहर पहुंचा 10 यूनिट्स। अब न्यूक्लियस ने तो चार्ज भेजा था +12, लेकिन जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक चार्ज पहुंचा वो कितना है? +10, यानी कि ओरिजिनल चार्ज से थोड़ा सा कम हो गया। तो जो ओरिजिनल चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और एग्जैक्टली बाहर तक जितना पहुंच पाता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जितना एक्सपीरियंस कर पाता है, उसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमने यहाँ क्या किया? ये टर्म यही वाली यूज की है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने में। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। मान लो बोरोन से हम स्टार्ट करते हैं, बोरोन इज 5, कार्बन हो जाएगा 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो लगातार जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उनका अट्रैक्शन, उनका पुल बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने शो किया। तो बोरोन में सिर्फ 5 प्रोटॉन्स है, उसका पुल थोड़ा सा कम होगा। अगले एलिमेंट में कार्बन, वहां पे 6 प्रोटॉन्स हो गए, अट्रैक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट वाले में 7 हो गए, वहां अट्रैक्शन और भी बढ़ गया। तो जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स में, साइज उतना छोटा होता जाएगा। इसीलिए हमने लिखा साइज डिक्रीजेस एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज टर्म यूज नहीं करेंगे, बाहर तक एक्चुअली जितना एक्सपीरियंस होता है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ऐसे ही डाउन द ग्रुप की बात करें तो साइज ऑलवेज इंक्रीजेस, और इसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम इज 3, सोडियम इज 11, पोटेशियम इज 19। तो सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो हाइड्रोजन तो 1 ही रहेगा, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 1 हो जाएगा, सोडियम विल बी 2 8 1, सिमिलरली पोटेशियम विल बी 2 8 8 1। तो वी कैन क्लियरली सी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है, लिथियम के पास 2 शेल हो गए,
सोडियम हैज 3 शेल्स whereas पोटेशियम हैज 4 शेल्स। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है साइज को तो बढ़ना ही है। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज जब भी हम साइज की बात करते हैं यानी कि रेडियस की बात करते हैं वो कैसी भी रेडियस होगी, डाउन द ग्रुप जाने में साइज हमेशा इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और लेफ्ट टू राइट जाने में साइज हमेशा डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक दो रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो सपोज ऐसे कुछ स्पीशीज दी गई है जिनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर इंक्रीजिंग हो सकता है, ऑर्डर डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो जब भी इनको साइज के हिसाब से अरेंज करना है सबसे पहले हम चेक करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, -2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। क्लोरीन होता है 9, एक नेगेटिव चार्ज है, टोटल इसके पास भी हो गए 10। सोडियम हैज गॉट 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो 11 में से कम हो गया, दिस इज गॉट 10। सिमिलरली मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, लेकिन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी जा चुके हैं तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। तो अगर शेल चेक करें तो सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, सबकी नंबर ऑफ शेल सेम आएगी। अब शेल तो सेम है तो कैसे कंपेयर करें? तो साइज कंपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर 8 तो प्रोटॉन्स आर 8, 9 के लिए 9, सोडियम होता है 11, मैग्नीशियम होता है 12। तो अभी हमने डिस्कस किया प्रोटॉन्स हमेशा सेंटर वाले न्यूक्लियस में होते हैं, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और जितना ज्यादा खींचेंगे साइज उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स Mg2 पॉजिटिव के पास है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। इसके बाद आ जाएगा Na पॉजिटिव, देन विल हैव F नेगेटिव और लास्ट में आ जाएगा O2 नेगेटिव। तो याद रखना है जितने ज्यादा प्रोटॉन साइज उतना कम। एक और एग्जांपल है Mg, Mg2 पॉजिटिव, एयर एंड Al3 पॉजिटिव, इनके साइजेस को कंपेयर करना है। ठीक, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, उसके बाद एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 30। क्लियर? अब कॉन्फ़िगरेशन अगर करके देखें दिस इज 282 और ये हो जाएगा 28। दोनों के पास जो है नंबर ऑफ शेल्स बिल्कुल सेम है। अब सेम होने के बाद क्या हो जाएगा, बिकॉज देयर शेल्स आर सेम, हमें पता है जिसके प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा कौन हो गया, एल्यूमिनियम, यानी कि उससे बड़ा क्या हो गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबसे बड़ा है, उसके बाद आ गया एल्यूमिनियम। अब जो दो आयंस हमारे पास बचे, वी नो आयंस आर ऑलवेज, केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। चेक भी करके देख सकते हैं, मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से दो चले गए, कितने बचे 10। 10 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8। सिमिलरली Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 3 चले गए, तो इसके पास भी बचे 10। 10 का मतलब द कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8। अब ये जो दो केटायंस हैं इन दोनों की नंबर ऑफ शेल सेम आ रही है, साइज शेल के हिसाब से तो सेम है। अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स जो है किसमें कम है, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13। तो जिसमें कम है इसका साइज बड़ा होगा, यानी कि Mg2 पॉजिटिव बड़ा है और लास्ट में आ जाएगा Al3 पॉजिटिव। तो दिस वे वी नीड टू अरेंज द स्पीशीज। अब बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस की। तो अभी हमने देखा आयनिक रेडियस, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय केटायन एंड एनायन। केटायन कैसे बनता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसी एटम के अगर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं तो एटम वो छोटा हो जाएगा आयन बनने के बाद। ठीक है, तो केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। तो कभी भी कंपैरिजन आए बिटवीन अ न्यूट्रल एटम और उसी का केटायन, सपोज आपको बोला जाए कि एक Na है दूसरा Na पॉजिटिव है, बताइए कौन छोटा और कौन बड़ा। तो आप याद रखना केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, जो न्यूट्रल एटम है उससे हमेशा छोटे होंगे क्योंकि यहाँ पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एनायंस कैसे फॉर्म होते हैं, दे प्रोड्यूस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी एटम में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उनके आने से साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, तो एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। तो कभी अगर कंपैरिजन हो बिटवीन एन एटम एंड इट्स एनायन, सपोज Cl एंड Cl नेगेटिव, तो जो एनायन है वो हमेशा बड़ा होगा देन द पेरेंट एटम। उसके अलावा ये आपको याद रखना है कि मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि साइज के हिसाब से अरेंज करने को स्पीशीज दी जाती है, तो जब भी ऐसा अरेंज करना हो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, तो यू मस्ट नो दिस। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होते हैं सेंटर वाले न्यूक्लियस में, उतना वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे।
यानी कि मोर न्यूक्लियस फुल हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन हो जाएगा, और जितना अट्रैक्शन अंदर की तरफ होगा साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। उसके अलावा जब हम केटायन की बात कर रहे हैं, कई बार केटायन और केटायन में कंपैरिजन आ जाता है। मान लो कंपैरिजन आ गया बिटवीन CO पॉजिटिव एंड CO2 पॉजिटिव, अब बताओ किसका साइज कम है किसका ज्यादा है। इन दैट केस यू नीड टू रिमेंबर मोर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, तो अगेन सेंटर वाला चार्ज ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, न्यूक्लियर को ज्यादा हो जाएगा, तो उससे साइज जो है तो छोटा हो जाएगा। और ऐसे कभी एनायंस का कंपैरिजन आ जाए तो यू मस्ट नो मोर नेगेटिव चार्ज, एक में चार्ज मान लो -1 है, एक में -2 है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन भी बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जितना दूर जाएंगे साइज उतना बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अबाउट दी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब हुआ एक के बाद एक के बाद एक, ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है X, अभी ये न्यूट्रल एटम है, हमने इसको एनर्जी दी, जैसे इसे एनर्जी मिलेगी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू X पॉजिटिव। तो इस एनर्जी को बोल देते हैं IE1, क्योंकि हमने इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट स्टेप की हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो आयन प्रोड्यूस हुआ X पॉजिटिव, अगर इसको और एनर्जी दे दें हम, तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, X पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, बिकॉज ऑलरेडी ये पॉजिटिव था, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और चला गया तो ये बन जाएगा 2 पॉजिटिव। तो मान लेते हैं इस स्टेप की जो एनर्जी है वो है IE2। सिमिलरली अब ये जो X2 पॉजिटिव है, अब हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है, इसको एनर्जी देंगे तो ये चेंज हो जाएगा इनटू X3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस स्टेप की जो एनर्जी है उसको मान लेते हैं IE3। तो ये IE1, IE2, IE3 जो है इनको बोला जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अलग अलग स्टेप्स की जो एनर्जी निकल रही है और एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। कभी भी दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव नहीं होते, जो आयोनाइजेशन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का होता है फर्स्ट स्टेप। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यू नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस। IE1 सबसे कम है, IE2 उससे ज्यादा होगा, IE3 उससे भी ज्यादा होगा, यानी कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा बढ़ती है। एक चीज और आप याद रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी, और जब भी एनर्जी सप्लाई की जाती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव, और हर एक स्टेप की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो IE1 कम है, IE2 उससे ज्यादा है, IE3 उससे भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं इसके रीजन की कि ऐसा क्यों होता है। देखो, पहले केस में जो X है वो एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम को कुछ एनर्जी दी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। अब ये चेंज हो चुका है पॉजिटिव आयन में, तो आप खुद सोच के देखो, क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? बिल्कुल नहीं, ये ऑलरेडी ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद। तो क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका जाना मुश्किल है, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मान लो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया। अब क्या है, अगर X2 पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, अब तो देखो चार्ज पॉजिटिव बढ़ चुका है, 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव और इस नेगेटिव में अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो फिर भी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस बार जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो और भी ज्यादा होगी पहले से। पहला केस न्यूट्रल था तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट आगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, जिसकी वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल है। तो क्या होगा, सक्सेसिव जो एंथैल्पीज होती हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जाएंगी। फाइनली अब बात करते हैं इसके वेरिएशन की अलोंग द पीरियड एंड डाउन द रूट। तो अलोंग द पीरियड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये हमेशा की इंक्रीज होती है। तो याद रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एन एटम। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, वहां पे एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एटम जो है बहुत छोटा हो जाएगा। अब जितना छोटा एटम होगा, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ही पास में होंगे। जब पास में होंगे इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। अब उस अट्रैक्शन को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटम का साइज धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ये सोचो, छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बहुत ही पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड।
ऑन दी अदर हैंड जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं, ये वेरिएशन हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। अब आपको देखो जितना बड़ा एटम का साइज होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उतना ही एक दूसरे से दूर होंगे। जब वो बहुत दूर होंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, बिकॉज यहाँ इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब क्योंकि ये इजीली रिमूव हो सकता है, अट्रैक्शन कम है, देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑलवेज डिक्रीज। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले समझ लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। It is defined as the energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom। वैसे तो होता है of an isolated gaseous atom। जो complete definition है वहाँ simple atom ना लिख करके isolated gaseous atom लिखा जाता है। In short, अगर हमारे पास कोई एटम है उसे हम बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन के टाइम में कन्वर्ट होगा विद द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, हैवी मास होता है जहां पर उसके बाहर अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एटम को हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है फिर वहां से वापस आ जाता है। और ज्यादा एनर्जी देंगे वो जंप करके और हायर शेल में जाएगा फिर वहां से लौट के वापस आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्साइटेशन। लेकिन अगर हम सेम एटम को बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें तो वही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, थोड़ा सा दूर ना जाकर के बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, फिर उस एटम से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है हमेशा के लिए। तो इसी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। और इस रिमूवल के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे वो सोशल में हम नारा पढ़ते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे यहाँ पे तुम मुझे एनर्जी दो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ इसका रिवर्स भी काम करता है, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो तो मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। वो खैर हमारा अगला टॉपिक है, बट अभी के लिए जैसे हम किसी भी एटम को एनर्जी देंगे उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उससे कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। द प्रोसेस इज आयोनाइजेशन एंड द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि एक तरीके की एनर्जी है देयरफॉर जो इसकी यूनिट है वो है किलोजूल पर मोल, तो पर मोल के लिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है, वो ये है कि जैसे मैंने अभी तक यहाँ लिख दिया कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, बट सिर्फ एटम ना लिख करके व्हाट डू वी राइट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है वो कहाँ से निकालना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर कोई चीज हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड में हमें पता है दी एटम्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड। अब यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये जो सेंटर वाला एटम है मुझे इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आसपास और बहुत सारे एटम्स हैं तो उन सबके जो न्यूक्लियाई है वो भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका वाला न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन आसपास जितने एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई भी तो अट्रैक्ट करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को। सेकेंडली आसपास के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे होंगे। तो जो हमें वैल्यू मिलती है एंथैल्पी की वो एक्यूरेट नहीं मिलती। ये कुछ ऐसा ही आप समझ लो कि क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे टेस्ट या एग्जाम दे रहे हैं, टीचर ने क्वेश्चंस नोट करवाए एंड द टीचर गोज आउट फॉर समथिंग। अब आपको पता ही है क्या होगा, द टीचर इज नॉट देयर, देयर आर नो सीसीटीवी कैमरास, तो क्या होगा, टेस्ट सब कंप्लीट करेंगे, मार्क्स सबके आएंगे, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो किसी के भी एक्चुअल मार्क्स नहीं होंगे, थोड़ा बहुत पूछना बताना हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर हम दूर दूर बैठा दें, मान लो एक क्लास में बस 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं एंड द टीचर इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, तब क्या होगा, अब जो मार्क्स आएंगे वो बिल्कुल उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस शो करेंगे। ऐसा यहाँ पर है, जब तक एटम बाकी एटम से जुड़ा हुआ है तो जो एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी, इसीलिए एटम को अलग करना जरूरी होता है। तो मान लो एक एटम को हमने यहाँ से निकाल के अलग कर दिया। अब ये अलग करना सॉलिड स्टेट में तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज एटम्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉलिड को चेंज कर देते हैं गैसियस फॉर्म में। अब गैसेस में आपको पता है पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर,
जब वो ऑलरेडी दूर दूर है वहां से किसी एक को निकाल पाना इज बिट सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पे टर्म क्या लिखी थी, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब आइसोलेट करना है एक एटम को, सिंगल सेपरेट एक एटम को निकाल लेना है ताकि एंथैल्पी की वैल्यू एक्यूरेट मिले। और ये किसमें पॉसिबल है, गैसियस स्टेट में बहुत इजी है, पॉसिबल भी है, देयरफॉर वी यूज दिस टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। It is the energy released when an extra electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम एक एलिमेंट को एनर्जी देते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। यहाँ पर एक एटम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। बताया भी था, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, या तुम मुझे एनर्जी दो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो यहाँ पे एक आयनाइजेशन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन है। अभी तो नाम से क्लियर हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन, तो जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम एन एनायन, एक्स नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये नेगेटिव यानी कि एनायन फॉर्म करेगा। और ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और लेस नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एलिमेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है डिसाइड करने में कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, और नेगेटिव भी होगी तो कम नेगेटिव या ज्यादा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, या सिंपल टर्म्स में हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं 17th ग्रुप में, उनकी लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर इन नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, इलेक्ट्रॉन के मिलते ही दे रिक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे अगर कहीं से इनको मिलता है, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इमीडिएटली उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज होगी। तो हेलोजेंस के केस में जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दिस इज हाईली नेगेटिव, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा उतनी जल्दी एनर्जी वहां पर रिलीज हो जाएगी। वही अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, तो हम सबको पता है नोबल गैस की जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो फुली फिल्ड होती है, इन्हें इलेक्ट्रॉन की नीड है ही नहीं। फिर भी अगर हम किसी नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करें तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल से वो अनस्टेबल कंडीशन में तो जाना नहीं चाहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही है तो हमें जबरदस्ती उसमें ऐड करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। तो इन सच अ केस एनर्जी भी हमको ही देनी पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपने आप जाएगा नहीं, जो नोबल गैस है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो हमें ही इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ेगा जबरदस्ती, देयरफॉर we'll have to supply energy। तो नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अब डिस्कस कर लेते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है X, इसमें हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ये बन जाएगा X नेगेटिव, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया तो यहाँ पे रिलीज होगी एनर्जी। तो ये पहले स्टेप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। उसके बाद अब ये जो X नेगेटिव फॉर्म हुआ, अगर इसमें हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो यू कैन क्लियरली सी नेगेटिव एंड नेगेटिव। वो खुद भी जो आयन एटम था वो अब आयन बन चुका है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव में यहाँ पर हो जाएगा रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर हम ऐड करना चाहें तो हमें ही यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इन दोनों के बीच के रिपल्शन को ओवरकम कर सकें और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश कर सकें। तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि जो सेकंड स्टेप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हो जाती है पॉजिटिव। पहले स्टेप में रिलीज हो रही थी तो वो नेगेटिव थी, लेकिन सेकंड स्टेप में हमें ही सप्लाई करनी पड़ रही है तो ये हो जाती है पॉजिटिव। अब अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहें तो ये जो X2 नेगेटिव फॉर्म हुआ था प्रीवियस स्टेप में, इसमें हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। अब इसका ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है तो नेगेटिव नेगेटिव में यहाँ तो और भी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो जाएगा। अगेन इलेक्ट्रॉन को ऐड अगर करना ही है तो वील हैव टू सप्लाई एनर्जी, तो ये एनर्जी पहले वाले स्टेप से भी ज्यादा हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो तो इट इज द एनर्जी रिलीज
when an extra electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. ये जो लास्ट के कुछ वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना आउटर मोस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो आउटर मोस्ट में ही ऐड होगा। अंदर की शेल्स तो पूरी भरी हुई होंगी, फुली फिल्ड होती हैं, उसके बाद ही हम बाहर पहुंचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इनर शेल में ऐड नहीं हो सकता, वो आउटर मोस्ट में ही ऐड होगा। सेकेंडली हम बात करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम की, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह यहाँ भी एक एटम अगर और एटम के इन्फ्लुएंस में होगा तो ये जो एंथैल्पी की वैल्यू है ये हमको एक्यूरेट नहीं मिलेगी, बिकॉज सबका इन्फ्लुएंस होगा। तो हमें एक एटम को आइसोलेट करना पड़ता है, विच इज पॉसिबल ओनली इन द गैसियस स्टेट, इसीलिए हम बात करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम की। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशन की अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो यू हैव टू रिमेंबर अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हमेशा इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज होती है। अब बात करते हैं रीजन की, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं सबकी सब साइज पे ही डिपेंड करती हैं। नाउ वी नो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है एटम का, डिक्रीज हो जाता है। अब एटम अगर छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बहुत ही पास में होगा, बिकॉज एटम का साइज छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, अब बहुत पास पास है तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ खींचेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज हो जाएगी। वेयर व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटम का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब अगर कोई एटम बड़ा होगा, ये रहा उसका न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हमें ऐड करना है वो काफी दूर होगा बड़े साइज की वजह से। अब इतनी दूर से न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जैसी अट्रैक्शन कम होगा वहां पे एनर्जी ऑटोमेटिकली कम ही रिलीज होगी। देयरफॉर लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम जाने में इट ऑलवेज डिक्रीजेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो सबसे इजी तरीका है समझने का कि इसको आप कंपेयर कर ले विद द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर सबको पता होगा, जो दो टीम्स होती हैं, बीच में एक रस्सी होती है, रस्सी को खींचने वाला जो गेम है। अब आप खुद ही इमेजिन करके देखो, एक रस्सी है, दो टीम्स हैं, क्या होता है इस गेम में, जो टीम स्ट्रांग होती है वो ज्यादा फोर्स लगाती है, अपनी तरफ खींच लेती है और वो जीत जाती है। इन केस दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ सेम होगी, इन दैट केस कोई भी जीत नहीं पाएगा और सब कुछ सेंटर में ही रह जाएगा, अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे, लोग अपनी अपनी टीम्स में ही रहेंगे। बिकॉज अगर दोनों साइड की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा इन सच अ केस। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जिसे हम H2 लिखते हैं, वी नो दैट H2 में दो हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। A single is bond is formed by the sharing of two electrons. तो बॉन्ड का मतलब हमने इसको दो इलेक्ट्रॉन से शो कर दिया। अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली शो कर सकते हैं या वर्टिकली भी शो कर सकते हैं। इसे आप कंपेयर करो, ये दो टीम्स हैं, ये बीच में रस्सी है, दोनों मिलके खींच रहे हैं। अभी क्या है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि बोथ द टीम्स आर सेम, दोनों हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो दोनों में से कोई भी जीतेगा नहीं। ऐसे केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल सेंटर में रह जाता है, ना इसकी तरफ ना इसकी तरफ। लेकिन अगर दोनों टीम की स्ट्रेंथ अलग अलग हो, लाइक HCl, एक टीम H है, दूसरी टीम Cl है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, होने को तो वो सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ सेम नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन स्ट्रॉन्गर होता है। तो जो स्ट्रॉन्गर है वो कोशिश करके क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर है इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो वो तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब बॉन्ड बन गया, ये उसके बाद की कहानी है। तो दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या होता है, अगर जैसे क्लोरीन यहाँ पर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, अपनी ताकत तो दिखाएगा। ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के ले जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल बिकम पार्शियली पॉजिटिव। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्यों बना, ये बना ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए वो शेयर्ड पेयर को सेंटर में ना छोड़ के अपनी तरफ खींच करके ले गया। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये शेयर्ड पेयर कहाँ होता है, शेयरिंग हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में होती है,
तो आप इसको लिखें या ना लिखें, मेन थिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड बना बाय द शेयरिंग, और शेयरिंग के बाद का ये प्रोसेस है जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज नॉट अ मेजरेबल वैल्यू, इसे हम मेजर या कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑल्दो इसके लिए कई सारे स्केल्स डेवलप हुए हैं। जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, सबसे कॉमन जो स्केल है उसे बोलते हैं पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को लिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी कह सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ऐसे रफली कुछ वैल्यूज असाइन कर दी गई। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्केल जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन एंड देन कम्स नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन को वैल्यू दी गई है 4 की, फिर 3.5 एंड देन 3, उसके बाद और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं स्केल के हिसाब से। तो ये कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है कि फ्लोरीन की वैल्यू 4 ही होती है, ये सिर्फ कंपैरिजन की बेसिस पे दे दिए गए कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाई दे रहा था तो उसे सबसे बड़ी वैल्यू दे दी गई विच इज इक्वल टू 4। बट ये वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है, दिस इज ओनली फॉर द कंपैरिजन पर्पस। बट हाँ, ये जरूर लर्न कर लेना कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फोन। तो फोन वर्ड से आप लोग याद रखना, फोन सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। अब ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स नहीं होती, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स या कांस्टेंट नहीं होती है, दीज वैल्यूज कीप अपॉन चेंजिंग। अब कैसे चेंज करती हैं, तो किस एलिमेंट के साथ उसको जोड़ दिया गया है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। सपोज क्लास में आपके टीचर ने दो दो के पेयर्स बना करके कुछ असाइनमेंट दिया। इफ यू आर अ मीडियोकर, आपको बिल्कुल एक डम बच्चे के साथ बिठा दिया जाए तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं आएगा, और वहीं अगर आपको बिल्कुल एक ओवर स्मार्ट एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे के साथ बिठा दिया जाए तो आप बहुत जल्दी अपना वर्क कर भी लेंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसे यहाँ पर होता है, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको किसके साथ जोड़ा गया है फर्क पड़ता है। तो अगर उसे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही जोड़ दिया गया तो वैल्यू अलग आएगी, और अगर उसे किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले के साथ जोड़ दिया जाए तो वहां की वैल्यू डिफर हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन कि एक एलिमेंट को किसके साथ अटैच किया गया है। फाइनली अब बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशन की अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में होता है, बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में होता है। अलोंग द पीरियड ये हमेशा इंक्रीज होती है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। अगर कोई एटम छोटा है तो वो जो शेयर्ड पेयर है न्यूक्लियस के पास में होगा, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। वहीं अगर एटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर काफी दूर होंगे, वहां से अट्रैक्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना छोटा एटम का साइज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो लेफ्ट टू राइट जाने में साइज हमेशा डिक्रीज होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ऑन दी अदर हैंड टॉप टू बॉटम जब हम अलोंग द किसी एक ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, साइज बड़ा हो जाता है, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो हो जाती है डिक्रीज।